आप देखो सब लोग ये क्वेश्चन खोले क्या? अरे सब लोग सवाल समझ लो, ठीक है? ये 2021 मेंस का सवाल पूछ रही है मैडम, ध्यान दीजिएगा। A particle of mass m originally at rest, एक पार्टिकल का मास क्या है? m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है, इस पे एक फोर्स लगाया गया F0 1 माइनस t बाई टी का होल स्क्वायर, ये फोर्स लगाया गया, ठीक है? अरे वो सुमित देखने में कल खतरनाक है नहीं? वेयर F0 एंड बड़ा T आर कांस्टेंट, सुनना, F0 और बड़ा T क्या है? स्मॉल t क्या है? टाइम है। बड़ा F क्या है? फोर्स। द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर 2t टाइम। फोर्स कितने टाइम तक लगता है? 2t टाइम तक लगता है। तो बताओ 2t टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? 2t टाइम के बाद पार्टिकल की क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। आओ भाई देख लो सब, सवाल समझ गए हो? फोर्स दिया है, वेलोसिटी तक जाना है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? F की जगह क्या लिखा? ma। 1 माइनस टी बाई बड़ा T का क्या करोगे? होल स्क्वायर। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो dv बाई dt इक्वल टू F0 1 माइनस टी माइनस बड़ा T बाई बड़ा T का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आ गई? अब क्या ये फोर्स टाइम डिपेंडेंट है? मतलब ये वेरिंग फोर्स है, और वेरिंग फोर्स है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जा सकता है। क्या बोला मैंने? वेरिंग फोर्स से डिफरेंशिएशन। हाँ, अगर फोर्स टाइम डिपेंडेंट है तो वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब देखो m इंटू डी वी इक्वल टू F0 ये dt धरा के मल्टीप्लाई कर देगा। अब हम इसको क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। देखो m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करोगे? dv का। F0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करोगे 1 माइनस टी बाई टी के होल स्क्वायर dt। बात समझ में आ रही है? dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और लिमिट्स लगा दो 0 से लेके v तक। 0 से v क्यों लगाया? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 से कोई वेलोसिटी एक्वायर की होगी, इक्वल्स टू F0। ध्यान देना अब इंटीग्रेशन का, 1 इस dt से करेगा मल्टीप्लाई, अभी इंटीग्रेट किया नहीं है। 1 dt मतलब dt माइनस इंटीग्रेशन t माइनस बड़ा T बाई t माइनस बड़ा T बाई टी का होल स्क्वायर dt। इसको इंटीग्रेट करना है, कर लोगे इंटीग्रेट? तो mv F0 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस स्मॉल t माइनस कैपिटल T बाई कैपिटल T का होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें से क्या कांस्टेंट है? बड़े T में से क्या कांस्टेंट है? छोटे T में बड़ा T कांस्टेंट है, तो इस t स्क्वायर को बाहर ले लो और इंटीग्रेशन करो t माइनस बड़ा T का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन कहता है पावर आगे आएगी और नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन कहता है पावर में एक जुड़ जाएगी और वही पावर क्या आ जाएगी? नीचे 0 से लेके कहां तक जाना है? 2t तक। 0 से लेके कितने टाइम तक जाना था? किसको किसको ये बात नहीं समझ आ गई? तो mv इज इक्वल टू F0। अब जहां जहां t लिखा है वहां वहां पहले क्या लिखोगे? 2t। तो t की जगह लिखा 2t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। 2t माइनस t कितना होता है? 2t माइनस t, t का क्यूब बाई 3, t का क्यूब बाई 3। ये लगा दी हमने अपर लिमिट। अब क्या लगाओगे?
माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह क्या लिखोगे, तो जीरो माइनस टी कितना हो गया, माइनस टी का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस टी क्यूब अपॉन 3। अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा एफ नॉट टी स्क्वायर से टी कट गया, यहाँ क्या बचेगा टी बाई 3, 2t माइनस टी बाई 3 5t बाई 3, तो यहाँ आ गया, ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा और बचा बाहर माइनस, टी स्क्वायर से टी बचा टी बाई 3, तो एफ नॉट 5t माइनस टी 4t बाई 3, और ये m डिवाइड में ले आओ तो वेलोसिटी आ जाएगी एफ नॉट बाई एम 4t बाई 3। नहीं समझ में आया, ये तो क्वेश्चंस भेजे थे उन्हीं में से एक रहा होगा। इसका बस इंटीग्रेशन, बस कैलकुलेटिव अच्छे सोचना है, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ बहुत था नहीं। हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ये कर लो चाहो। आइए, तो वो क्वेश्चन हो गया। अब अगला टॉपिक आप लोग नया टॉपिक डालिए, यहां से लेके फ्रिक्शन। फोर्स में ही जो है ये अगला टॉपिक है, न्यूटन्स लॉज में ही फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने फोर्स में जितना पढ़ा है बस उसी में हम लोग को फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर देना है। चाहे आप बेटा सुना कर, हम लोगों ने सिंपल मास को कहीं पर रखा हुआ था, उसके मोशन के समय हम लोग फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे थे, पुली में या फिर इंक्लाइंड प्लेन में अभी तक हम लोग सब में फ्रिक्शन को क्या कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब हम लोग को फ्रिक्शन वहां इंट्रोड्यूस करना है। तो पहले तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मतलब कि जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है m, तो इस बॉडी पे कौन कौन सी अनुज फोर्सेस लग रही होंगी अगर ये अभी रेस्ट पे है तो, mg, और क्या लग रही होगी, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r लग रही होगी, सही है। और r किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा फिलहाल के लिए। अब हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, बात समझो, बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से कहां जाने लग गई, आगे जाने लग गई। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ma। F किसके बराबर हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को नहीं अज्यूम किया, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में फ्रिक्शन आ जाए तो ये m मास की बॉडी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन r सरफेस लगा रहा है, बॉडी नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रही है, हमने बाहर की तरफ एक फोर्स लगाया F, और सरफेस और बॉडी के बीच में लगा फ्रिक्शनल फोर्स Fs। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा लगा, Fs फ्रिक्शनल फोर्स। अब फिर भी अगर बॉडी आगे की तरफ जा रही है, अगर बॉडी आगे की तरफ जा रही है मतलब ये F इस Fs से ज्यादा है। अगर बॉडी आगे की तरफ नहीं जा रही है, रुकी हुई है, मतलब Fs और F क्या है, बराबर है, और R तो mg बराबर होंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है, पक्का समझ में आ रहा है। तो यहां से अगर मान लो बॉडी आगे की तरफ जा रही होती अगर ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियस सी बात है F Fs से ज्यादा है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, F माइनस Fs इज इक्वल टू क्या लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। अब वो Fs क्या है, किस पे डिपेंड करता है, वो हम लोग को समझना है इस चैप्टर में। इसी Fs को समझना है, ये तो बेटा अभी कुछ नहीं लिखना है, हमने कुछ कहा ही नहीं लिखने के लिए, ये सब चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। हम बताना क्या चाह रहे थे आपको कि ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमें बस इसके बारे में पढ़ना है, Fs Fk ये सब पढ़ना है। ये जो बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है, ये फ्रिक्शन बॉडी के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बोलो ये बात समझ आई, पक्का। बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पे कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स 180 डिग्री में लगेगा। सबको आगे समझ में। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखवाएं कि ना लिखवाएं, कहीं नहीं पूछी जाएगी। वो फोर्स जो बॉडी पे
मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है उस फोर्स को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स का काम है बॉडी के मोशन को अपोज करना। आगे समझ में? फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ प्रवेश प्रवेश हाँ प्रियांशु, हाँ प्रियांशु क्या हो? कुछ कह तो रहे थे क्या? फ्रिक्शन मतलब घर्षण। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल है। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल है ना? चलो फिलहाल वो बातें छोड़ो, सबको क्लियर हो गया? डायरेक्शन के मोशन के क्या लगेगा? ऑपोजिट लगेगा। चलो ठीक है। कुछ लिखने का मन है? क्या लिखना चाहते हो? कुछ भी ऐसे भी लिखवा दो है। हाँ डेफिनेशन आप लोग लिख लो एक फ्रिक्शन की डेफिनेशन। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स which comes into play when one body, friction force is an opposing force which comes into play when one body actually moves over the surface of, actually moves or tries to move, actually moves or tries to move over the surface of another body. Actually moves or tries to move over the surface of another body. ठीक है? समझ गए? और tries to move over the surface of another body. अब देखो दर्शक लोग, इसको अब जो डायग्राम बनाएंगे वो आप लोग को बनाने हैं। देखिएगा, ये एक बॉडी, इसका मास कितना है? ठीक है। अब इस बॉडी पे लग रहा था ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको हम P कहते हैं। अभी P क्या है समझाएंगे। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। यहाँ पे R ही P है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही क्या है? P है। अब इस बॉडी को हम मूव कराते हैं, ध्यान देना। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है R, और इधर की तरफ एक फोर्स लगा दिया गया F। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग गया। ठीक है। अब आप ऐसा समझो इसको, ध्यान देना कि ये इस पॉइंट पे बॉडी पे इधर की तरफ लग रहा है R, इधर की तरफ लग रहा है Fs। तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? Fs और R का रिजल्टेंट फोर्स P। Fs इधर, R इधर, और R और Fs का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? ये P। अब वो P क्या होगा? वो एंगल पे डिपेंड करेगा। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस Fs स्क्वायर से क्या बन जाएगा? P बन जाएगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो P यहाँ पे अंडर रूट Fs स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे P किसके बराबर था? R के, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन था ही नहीं। दोनों बात समझ में आई कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसी में आप लोग क्या करो, फ्रिक्शन जैसे ही बढ़ाओगे, सोचना फ्रिक्शन अगर बढ़ता है तो ये P इधर जाएगा कि इधर आएगा? Fs की तरफ आएगा। तो अगर आपने फ्रिक्शनल फोर्स, अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया तो ये P इधर हो जाएगा, एंगल कितना बनाएगा? थीटा बनाएगा, और इधर से हम क्या लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब हमारा समझाना क्या है यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स कब बढ़ेगा,
ये जो फ्रिक्शन है यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? एक तो ये सरफेस पे डिपेंड करेगा, ये जो सतह है इस पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, पहली चीज हो गई सरफेस डिपेंडेंट। सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज्यादा एक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज कि इस बॉडी का वेट कितना ज्यादा है, इस बॉडी का वजन कितना ज्यादा है। भारी बॉडी सरफेस पे ज्यादा, मतलब सरफेस उस पर ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा, है कि नहीं है? नहीं समझे मेरी बात? हल्के आदमी पे फ्रिक्शन कम लगेगा, भारी आदमी पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? मतलब फ्रिक्शनल फोर्स दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? वेट ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। सही है? तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, नजरे बोर्ड पर रखना, Fs is directly proportional to R, क्योंकि R ही तो वेट के बराबर है। नहीं समझ पाया मेरी बात? R किसके बराबर है? वेट mg के बराबर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा म्यू, और ये म्यू है सरफेस पे डिपेंडेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यानी कि वेट ऑफ द बॉडी पे, आर की जगह हम mg लिख सकते हैं, और म्यू क्या है? ये सरफेस का कांस्टेंट है। रफ सरफेस होगा तो म्यू ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। स्मूथ सरफेस होगा, म्यू कम होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो दो चीजों पे समझ में आया कि नहीं आया? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, एक और जरूरी बात समझना, अगर हम कह रहे हैं कि भैया फ्रिक्शन बढ़ने से रिजल्टेंट इधर आ गया, फ्रिक्शन बढ़ने से रिजल्टेंट कहां आ गया? तो फ्रिक्शन बढ़ा कैसे था? जब आर बढ़ा। नहीं समझे मेरी बात? फ्रिक्शन तो तब बढ़ा होगा ना जब क्या बढ़ा होगा? तो P इधर नहीं आएगा टेक्निकली, क्योंकि आर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, और दोनों ही बढ़ जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट तो वही रह जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हो गई हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो ये सारा डायग्राम नाटक मुटक अपने हिसाब से लिखिए। हम ये कह रहे थे कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट ऑफ द बॉडी पे। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? आर। और फ्रिक्शन और आर का रिजल्टेंट क्या है? V। तो अगर फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो हो सकता है बॉडी का वेट भी क्या हो जाए? बड़ा हो। सरफेस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से हम माने कि अगर R बढ़ेगा तो Fs बढ़ेगा। तो टेक्निकली तो P अपनी जगह पे ही रहेगा, है कि नहीं है? अगर सिर्फ Fs बढ़ता है तो P किधर आएगा? R बढ़ता है तो, लेकिन R बढ़ेगा तो Fs अपने आप बढ़ जाएगा, तो फिर से P वहीं रह जाएगा। नहीं समझी? तो वजन के बढ़ने, सुनना मेरी बात, बॉडी के वजन के बढ़ने से R और Fs का P रिजल्टेंट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा प्रियंशु? अरे हम कह रहे हैं R के बढ़ने से, जैसे मैं कह रहा हूं प्रियंशु, Fs के बढ़ने से P इधर आ जाना चाहिए, तो R के बढ़ने से P उधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि R के बढ़ने से Fs बढ़ जाएगा, R के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा? और R और Fs दोनों बढ़ जाएंगे तो P तो वही रहेगा ना अपनी जगह पे। ना नहीं सुन रहे थे क्या? प्रवेश का नाम लीजिए तो परेशान तो नहीं हो गए? ध्यान वहां नहीं चला गया? अब इसको तुम लोग उल्टा सोचो, इसी को अब हम लोग क्या सोचेंगे? उल्टा। अब दिमाग लगाओ। अब मान लो भैया कि इधर वाला पार्ट हटा दें। अरे अभी हम सब लिखवाएंगे। अच्छा ऊपर वाला है, देखो अब हम कहें अगर कि P जो है वो R और Fs का रिजल्टेंट है। अब इसको उल्टा सोचो कि अगर भैया आप लोगों ने इस मास पे इधर एक P लगा दिया तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये P दो कंपोनेंट ऑफ फोर्स बनाएगा। कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ फोर्स बनाएगा? एक बनाएगा, अगर ये थीटा एंगल है तो ये क्या बनाएगा? P cos थीटा, और इधर क्या बनाएगा? P sin थीटा। सही है, ऐसे सोच सकते हो, लेकिन ऐसे ना सोचे अगर हम लोग, और वही P को P रहने दें
तो P अगर ये है, सही है, या एरो ना देखें, अगर ये P फोर्स चाहे उधर लग रहा हो उधर लग रहा हो, तो ये R और ये Fs इसी P के तो दो कंपोनेंट हैं। अगर R और Fs मिला के P बना रहा है, तो अगर एक ही फोर्स आपको P दे दिया जाए तो वही फोर्स P तो R और Fs बनाएगा। नहीं समझ पाए? तो रिजल्टेंट P के दो कंपोनेंट हैं, R जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है जो P से बना। मतलब हमने उल्टा सोचने को कहा आपसे ताकि न्यूमेरिकल में भी आपके काम दे। फिलहाल अगला टॉपिक डालो, पहला टॉपिक डालो काम का, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन? अब आप लोग एक बात समझो, मान लीजिए, कभी ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बॉडी है m मास की, इस m मास की बॉडी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है इस पे? 0 है। हाँ, फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन मतलब रेस्ट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब इस टाइम पे जो मास और सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट पे हो, फोर्स लगाने के बावजूद बॉडी क्या हो, तो उस टाइम बॉडी और सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। अब होगा क्या, इस फोर्स को हमने बढ़ाया, इस F फोर्स को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, 2F फोर्स कर दिया, लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, समझ गए। लेकिन अगर इससे जरा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया आपने तो तुरंत मूव कर जाएगी। 2F लगाते ही बॉडी नहीं मूव कर रही, लेकिन आपको पता है कि 2F से ज्यादा अगर हमने लगा दिया तो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो ये लिमिट हो गई इसकी ना। तो इस तरीके के फ्रिक्शन को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। नहीं समझे? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रुकी है, आप और फोर्स लगाओगे तब भी नहीं मूव करेगी। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जब मैक्सिमम आ जाएगा कि इससे ज्यादा अगर आपने लगा दिया तो हम स्टैटिक नहीं हुए, काइनेटिक हो जाएंगे। तो यानी कि ये फ्रिक्शन कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिट है अभी बॉडी में कि और नहीं मूव करेगी। लेकिन अगर बॉडी मूव कर जाती है, एक एक्सेलरेशन से बॉडी क्या कर जाती है, मूव कर जाती है, तब जो मूवमेंट के समय मास और सरफेस पे फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो सबको क्लियर हो गया? बना लीजिए हमारे। हम नई जिंदगी बहुत आम खाए आजकल आम अच्छे आ नहीं रहे, बस गड़बड़ी है। बाहर के कहाँ से खाएं, दुबई के हम खाएं। यहाँ से आम दुबई जाते हैं, समझे, वहां से खजूर और वॉलनट सब आता है ना यहाँ से। चलो फिलहाल लिखिए आप लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख लो। बोले द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, the maximum value of static frictional force which comes into play, the maximum value of static frictional force which comes into play
ठीक है। when a body just begins to slide over the surface of when a body just begins to slide over the surface of another body. When the body just begins to slide over the surface of another body. समझ गए? मतलब ये सबसे छोटा फोर्स है जिससे मोशन शुरू हो जाएगा। कम से कम इतना फोर्स लगाओ, मोशन क्या हो जाएगा? शुरू। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद लिखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आओ कानून समझ लो। बोले, लिखिए पहला लॉ। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, दूसरा देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियल। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स टेंजेंशियली to the two surfaces in contact. To the two surfaces in contact. लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा विश्वास भैया वो कैसे एक्ट करेगा? टेंजेंशियली एक्ट करेगा। ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, टेंजेंशियली लगेगा। समझ गए? अब इस बात से मतलब नहीं है कि कितना एरिया एक्वायर कर रही है वो बॉडी। बात समझना आप लोग। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार हमने, बेटा देखिएगा, एक बार हमने इस ब्लॉक को ऐसे रखा तो ये एरिया ये वाला एक्वायर करेगा। ये वाला एरिया है ना नीचे जो फ्रिक्शन झेलेगा। और एक बार इसी ब्लॉक को हमने ऐसे ऊपर ऊपर रख दिया, तो दोनों केसेस में एरिया 1 ज्यादा है, एरिया 2 कम है, लेकिन दोनों केसेस में फ्रिक्शन क्या लगेगा? सेम लगेगा। एरिया इन कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही केसेस में वजन तो बॉडी का सेम है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो दोनों में क्या लग रही होगी? सेम लग रही होगी। तो क्योंकि आर सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या रहेगा? सेम। एरिया से कोई मतलब नहीं। तो क्या लिखा हम लोग ने? कुछ बोला था मैंने पॉइंट? The value of limiting friction is independent of the area. The value of limiting friction is independent of the area of surface in contact. अरे कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से लिखिए। The value of limiting friction is independent of the area of surface in contact. समझ गए? लेकिन कब तक? जब तक वजन नहीं बदल रहा है, जब तक आर नहीं चेंज हो रहा है तब तक कोई चेंज नहीं। अच्छा, आर बोलोगे, आर, ठीक है, समझ गए? अगला लॉ लिख लो। अगला लॉ कितने बता दिए? 3 बता दिए। चौथा लिखो, ये तीसरा हो गया। चौथा अभी आपको मैंने बताया, Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा म्यू एस। तो चौथा लॉ क्या लिखोगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर।
आगे देखो बेटा, अभी एफएस क्या है सत्यम? एफएस क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। आर क्या है सत्यम? नॉर्मल क्या? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ना। और म्यू एस क्या है सत्यम? अब ये म्यू एस सब लोग लिख लो, क्या है? म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ गए? आओ इधर ध्यान दो भैया सभी लोग। देखो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू आर हो गया, तो म्यू एस का क्या फॉर्मूला बनेगा यहाँ से? एफ एस अपॉन आर। तो म्यू एस की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सही है ना? क्योंकि एक रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। अगर बोला गया म्यू एस की डेफिनेशन लिखो तो साक्षी लिख लेंगी? क्या लिखेंगे बेटा? जो रेशियो है फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस सरफेस पे, उस बॉडी पे लगने वाला, ठीक है? चलो आगे समझ में। इसके बाद लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तो हो गया भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद लिखो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम आएगा? जब बॉडी मूव कर रही है। इसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी। काइनेटिक फ्रिक्शन को ही क्या कहा जा सकता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहा जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? या तो बॉडी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है या सरफेस मूव कर रहा है। मतलब बॉडी और सरफेस के बीच में, यानी कि दो सरफेसेस के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए ना क्या कहना है? देखो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस in relative motion, the force acting between two surfaces in relative motion। ठीक है, सबको आ गया? अब देखो जब बॉडी मूव कर रही हो तो ये फॉर्मूला लगेगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां पे म्यू के क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारा सवाल क्या है? अनुश्री बताएंगी। अनुश्री बताइए बेटा, म्यू एस और म्यू के में से कौन सा फ्रिक्शन कोफिशिएंट बड़ा होगा और क्यों? इन दोनों में से कौन सा कोफिशिएंट बड़ा होगा और क्यों? किसको आज? सर जो म्यू के है, हाँ, वो सर की काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, तो इसलिए ये बड़ा होगा दैन नहीं मतलब वो म्यू एस जो है। एक मिनट सब लोग हाथ कर बोलिए बोलिए बोलिए। सर जो म्यू एस है हाँ, वो
स्टैटिक का है। स्टैटिक का है तो सर मतलब काइनेटिक वाला बड़ा होगा, म्यू के बड़ा है। अब विश्रुत कौन सा बड़ा होगा, म्यूएस की म्यू के? स्टैटिक बड़ा होगा। आपको पहले ये बताओ सब लोग, कौन बता सकता है? अच्छा ये तो बताओ कौन समझा सकता है? हाँ बेटा, म्यू के बड़ा होगा। और कौन बनाएगा? हाँ, म्यू के बड़ा होगा। अच्छा, जिस फोर्स का काम आपको रोकना है वो कब बड़ा होगा? जब वो आपको रोक लेगा कि चलने देगा? अरे बैठ, जिस चीज का काम ही आपको, मेरा काम आपको बढ़िया नंबरों से पास कराना है, तो मैं कब सफल होऊंगा? जब आपको फेल करा दूंगा। हैं? क्या म्यूएस और म्यूके में से इसका काम है बॉडी को क्या रखना, रोके रखना। इस केस में बॉडी रुकी रहती है, और बॉडी रुकी है तो ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है कि चल रही है तो ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है? अरे भाई, रुकी है तो ज्यादा लग रहा है। क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे हम नहीं, हमको ये फ्रिक्शन जाने ही नहीं दे रहा है तो ये ज्यादा हुआ, अभी फ्रिक्शन हमको जाने दे रहा है तो ये कम हो गया ना भाई। क्या तुम लोग पगल वाली बात कर रहे हैं? हमने कहा बोला, इन्होंने बोला तो हम तो हाँ कर रहे थे। फिलहाल म्यूएस इज ग्रेटर देन म्यूके। हो तुम हाय राम, इसमें क्या हाय राम? चलो देखो, अच्छा सीधा सा फैक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स का काम ही है आप बॉडी को, मोशन को अपोज करना। तो अपोजिशन चलते समय ज्यादा होगा कि रुके रहे ज्यादा होगा? रुके रहे। ठीक है, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो बेटा लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। वो लॉज ऑफ लिमिटिंग था, अब लॉज ऑफ काइनेटिक लिखो। कोई बहुत अलग नहीं है लेकिन जरूरी है समझना। चलो देखो पहला पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। पहला, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, है ना? एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ सरफेस। And its value depends upon nature of surface. And its value depends upon nature of surface. मतलब जब तक सरफेस नहीं बदलेगा म्यू के नहीं बदलेगा। बॉडी चाहे जितनी तेज भाग रही हो, इस पे डिपेंड करेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन, सरफेस। दूसरा पॉइंट लिखो, एरिया के इंडिपेंडेंट। ये वाला कैसे लिख लो, एरिया के इंडिपेंडेंट। भाई एफएस भी एरिया के इंडिपेंडेंट था, एफ के भी एरिया के क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अरे ऐसे ही लिख दो, एरिया के इंडिपेंडेंट। इंग्लिश में लिख दो इंडिपेंडेंट। अरे के मतलब के, एरिया के इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगला लिखो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, चाहे बॉडी जितनी तेज भाग रही हो, एफ के जो है सिर्फ बॉडी के आर पे डिपेंड करेगा, बॉडी पे लगने वाले आर पे डिपेंड। यही चौथा है, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यही चौथा लॉ है, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब इसमें कहानी नहीं, सीधा लिख दो एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, चलो ये आगे बढ़ते हैं। बोले टॉपिक डालो, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। एक ग्राफ बना रहे हैं।
आओ सभी लोग देखो बेटा, ये ग्राफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। समझने जैसी क्या चीज है कि मान लो भैया कि ये बॉडी रखी हुई है m मास की, r लग रहा है, mg लग रहा है, बाहर से f लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बॉडी मूव नहीं कर रही है। क्या लग रहा है बाहर से? f लग रहा है, फिर भी यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है? इसका मतलब ये वाला f इस वाले fs के क्या है? बराबर। और जब f और fs बराबर हैं, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे। तो ये वाला जो रीजन है स्टैटिक रीजन, बॉडी पे फोर्स तो लगाया जा रहा है, लेकिन फोर्स जो है वो fs के क्या है? बराबर, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पा रही। तो ये स्टैटिक रीजन हो गया। यहां पे पहुंच के ये वो जगह है जहां लगेगा झटका। अभी शुभ समझना कि एक ऐसा फोर्स आएगा जिसकी वजह से बॉडी झट से जो है क्या करेगी? मोशन करेगी। एकदम से यहां पे एक पल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। देखा, ब्रेकअवे पॉइंट पे एक पल के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो म्यूएस था वो क्या बन जाएगा? म्यू के। अरे लिखना नहीं, अरे हमने लिख दिया तो आप लोग भी लिख दिए, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। हाँ, तो म्यूएस क्या बन गया? म्यू के, जिसकी वजह से बॉडी में काइनेटिक रीजन में मतलब मोशन करना शुरू किया बॉडी ने। और तब तक देखो ये एफएस, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो एफके है, ये एफके ही तो है, इसकी वैल्यू तब तक सेम रहेगी जब तक बॉडी का नेचर ना बदल दो, जब तक सरफेस का नेचर ना बदल दो। ये पूरा समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे जर्क क्रिएट हुआ, जर्क समझते हो ना, झटका लगा जिससे बॉडी कहाँ जाने लगी? आगे जाने लगी। बता दिया सबने? समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। टॉपिक डालो उसके बाद, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कितना टाइम हो गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आप लोगों ने जो सबसे पहला डायग्राम बनाया था, ये बॉडी का मास m था। देखना बेटा, ध्यान देखना, बॉडी का मास था m, बॉडी पे ऊपर की तरफ लग रहा था r, नीचे की तरफ लग रहा था mg, इधर लग रहा था फोर्स f, इधर लगा था फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच का रिजल्टेंट कितना था? और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? यही थीटा एंगल है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द एंगल व्हिच नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट ऑफ r एंड fs। r और fs के रिजल्टेंट के साथ जो r एंगल बनाता है वही क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लिखो ये चीज, इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रही, in the state of limiting friction, in the state of limiting friction, ठीक है, the angle which the resultant p, the angle which the resultant p makes with the normal reaction r, the angle which the resultant p makes with the normal reaction r is called angle of friction। डायग्राम बना ही होगा आप लोगों के पास, ठीक है। The angle which the resultant makes with the normal reaction r, ठीक है। आओ जरा एक मिनट ये बोर्ड पे देखो जरा, देखिए, नजरें एक मिनट के लिए बोर्ड पे लगाओ। इसका वेक्टर डायग्राम हम बना रहे हैं। जैसे ये मास का सेंटर, ये है P, ये क्या है? R, ये एंगल है थीटा, ये क्या है? Fs, इधर की तरफ है ना Fs। तो बताओ tan थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा यहां से? tan थीटा Fs अपॉन R, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और Fs अपॉन R के रेशियो को कहते हैं क्या? म्यू।
तो tan थीटा यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ही बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के ही बराबर होता है। ये और ये बना लीजिए, ठीक है।